नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केदारनाथ और हेमकूट साहिब के लिए हेली सेवा का ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल आज से आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर खुल जाएगा। आपको बता दें, श्रद्धालु 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच अपनी यात्रा के लिए हेली सेवा के टिकट बुक कर सकेंगे। हेली सेवा के संचालन को लेकर सुरक्षा और नियमों का पालन जो है वो सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की टीम भी उत्तराखंड पहुंचकर निरीक्षण करेगी। इसके बाद ही हेली सेवा पूरी तरह से शुरू की जाएगी। आपको बता दें, ये सेवा तीर्थ यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी, जिससे कठिन माउंटेनियस रास्तों पर आसान और सुरक्षित यात्रा जो है वो संभव हो सकेगा। तो आपको बता दें, आज से हेली सेवा का पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा। आज से हेली सेवा जो है फिर से शुरू किया जा सकता है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर यह ऑनलाइन पोर्टल जो है वो खोला जाएगा। 15 से 22 सितंबर के बीच यात्री जो है वो पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और इसके लिए आज से ही ये पोर्टल की सुविधाएं जो है वो खोलती जाएंगी। तो हेली सेवा के लिए आज से पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए यात्रियों के लिए बड़ी राहत मानी जा सकती है। ये सुविधा भी साबित होगी, जिससे कठिन माउंटेनियस रास्तों पर यात्री जो है वो जा सकेंगे। यात्रा जो है उनकी सुरक्षित होगी, आसान होगी। यात्रा जो है जो कठिन रास्ते हैं उस पर भी संभव हो सकेगा। तो हेली सेवा से काफी कुछ फायदा जो है वो यात्रियों को रहने वाला है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज से हेली सेवा की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। इस बार हेली सेवा की टिकटों की कीमत क्या रहने वाली है? क्या इसके लिए अलग अलग ऑपरेटर भी रखे गए हैं? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा जो ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन में काफी प्रभावित रही है, उस यात्रा को पुनः वापस पटरी पर लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज से ये कह सकते हैं कि केदारनाथ और हेमकूट साहिब के लिए जो हेली सेवा जो शुरू की गई थी, उसे आज से पुनः वापस यात्रियों के लिए खोलने का काम किया जा रहा है। उसमें आज से यात्री अपने टिकट बुक करवा सकते हैं। 15 सितंबर से ये हेली की जो सेवा है उसे रिजर्व रूप से यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और इस बार डीजीसीए की तरफ से जो मानक है, उन मानकों में और सख्ती लाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई हेली दुर्घटना यहाँ पर ना हो और यात्रियों के जान के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ यहाँ पर ना हो सके। कोशिश यही की जा रही है कि जो 15 सितंबर से जो हेली सेवा शुरू हो रही है, उससे पहले डीजीसीए की टीम उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि जो हेली सेवा के जो स्थान है जहाँ से हेली सेवा प्रारंभ होती है, उन सभी स्थानों का निरीक्षण यहाँ पर करेगी और जो मानक है उन मानकों के अनुरूप बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए मौजूदा मौसम का, तो इस वक्त मौसम कैसा है? क्या हेली उड़ानों पर इसका कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल, अभी भी ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान यहाँ पर दिया गया, उसमें येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। आगामी 3 से 4 दिनों के लिए ये येलो अलर्ट यहाँ पर जारी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो पिछली बार की जो दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली है, यानी मानसून सीजन से पहले जिस प्रकार की दुर्घटनाएं यहाँ पर हुई है, हेली दुर्घटनाएं, उसके चलते इस बार जो ये कह सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर के जो शटल होगी, यानी जो स्लॉटी जो चलती थी, उसको कम करने का काम यहाँ पर किया गया। यात्रियों का जो बोझ था, उस बोझ को भी कम करने का काम यहाँ पर किया गया, जिसके चलते इस बार जो हेली सेवा यहाँ पर शुरू होगी 15 सितंबर से, उस पर अतिरिक्त बोझ उन्हें यहाँ पर अब यात्रियों को देना होगा। ये नहीं कह सकते हैं कि जो किराया पूर्व में निर्धारित था हेली सेवा के लिए, उस किराए में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है और उस बढ़ोतरी का जो बोझ होगा वो यात्रियों की जेब पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। अब है, अगर बात की जाए बुकिंग की, तो क्या बुकिंग सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होंगी या ग्रुप बुकिंग भी की जा सकती है? देखिए, हेली सेवा के लिए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो रेलवे की जो आईआरसीटीसी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से ही अधिकृत बुकिंग यहाँ पर की जा सकती है। इसकी छोटी का रेशियो यहाँ पर रखा गया है और उसमें कह सकते हैं कि जो 60% जो टिकट होंगे वो रेलवे की वेबसाइट है, यहाँ पर यात्री अपने बुक करा सकते हैं। उसमें सीधे तौर पर जो बढ़ा हुआ किराया होगा वो यहाँ पर देना होगा। अगर यात्रियों की संख्या ज्यादा है तो फिर वो विभिन्न स्थानों से अपने टिकट यहाँ पर हेली सेवा के बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ के लिए अभी भी ये कह सकते हैं कि जो 3 स्थान है, जैसे फाटा हो गया,
टीसी हो गया, गुप्तकाशी हो गया, यहाँ से जो हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। तो ऐसे में अगर यात्रियों की संख्या ज्यादा है तो फिर यात्रियों के जो समूह है उन समूहों को हेली के टिकट अलग अलग स्थानों से यहाँ पर बुक करना आवश्यक होंगे। लेकिन यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जो चिंता है वो इस बात की है कि जैसे ही आज दोपहर 12 बजे से इस वेबसाइट को यहाँ पर टिकट के लिए खोला गया, तब से लेकर अब तक इस वेबसाइट पर लगातार भारी संख्या में यहाँ पर टिकट की बुकिंग हुई है। सिर्फ एक सप्ताह के लिए, यानी 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के लिए ये स्लॉट यहाँ पर यात्री ले सकते हैं। यानी जो टिकट है वो इन दिनों के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। अगले दिनों के लिए अगली एक तिथि और फिर यहाँ पर निर्धारित की जाएगी जिससे टिकट को खोलने का काम यहाँ पर। लेकिन जिस प्रकार से यात्रियों की भारी संख्या यहाँ पर उमड़ रही है, ऐसा समझा जा सकता है कि एक बार फिर टिकटों की ब्लैक मेलिंग को लेकर भी जो आशंका है वो ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार टिकटों की बुकिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, ब्लैक बुकिंग भी की जा सकती है, उसका भी ध्यान रखना होगा। अभय आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की। खबर आपको बता दें देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर राज्य को आपदा की मदद में 1200 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मदद दी गई है। आपको बता दें इस मदद को राज्य हित के लिए सुनहरा अवसर बताया जा रहा है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धराली से लेकर थराली तक और पौड़ी से लेकर बागेश्वर तक आपदा ने राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में केंद्र की ये मदद राज्य के लिए आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने जैसी है। तो आपको बता दें सरकार की तरफ से 12 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि जो है वो दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 1200 करोड़ का आर्थिक पैकेज जो है उत्तराखंड सरकार को दिया है। मॉरिशस भारत के मित्र राष्ट्रों में एक है और काफ़ी समय से हिंदू मूल के लोग वहाँ पर ऐसे सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। और आज माननीय मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का आगमन पर स्वागत करने का सौभाग्य अपनी सरकार की ओर से मुझे प्राप्त हुआ है। उनका 3 दिन का दौरा यहाँ पर है। यहाँ से वो आनंदा जाएंगे, सरकुआं भी जाएंगे और निश्चित ही हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव भी एक मॉरिशस से है और उनके आने से ये और मजबूत होगा। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, वो कल तक का ही आएगा, आज का तो वो डेली आता रहता है ना। ठीक है, ठीक है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, केंद्र सरकार की तरफ से 1200 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है उत्तराखंड सरकार को। अब इस 1200 करोड़ के इस राहत पैकेज का विभाजन कैसे किया जाएगा? क्या कोई जिलावार कोई योजना बनाई गई है सरकार की तरफ से? देखिए, इस जो केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, 1200 करोड़ की आर्थिक पैकेज की बात जो देने की उनकी तरफ से की गई है, ये फौरी तौर पर दी जाने वाली सहायता है, जिसको लेकर अब कह सकते हैं कि जल्द ही जो राज्य के विभाग होंगे वो आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठकर उन चीजों को तय करने का काम यहाँ पर करेंगे कि किस मद में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, किस मद की आवश्यकता है। यानी प्राथमिकता के आधार पर उस बजट को बांटने का काम विभागों में यहाँ पर किया जाएगा। उत्तराखंड में कह सकते हैं कि जो आपदा ने जो नुकसान यहाँ पर किया है, उस नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान राज्य के लोक निर्माण विभाग को यहाँ पर हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई है। कई जगहों पर पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो चुके हैं। ऐसे में जो करोड़ों का जो नुकसान यहाँ पर हुआ, उसकी भरपाई किस प्रकार से यहाँ पर हो सकती है और कैसे वहाँ पर बेहतर काम किया जा सकता है, उसको लेकर जल्द ही सरकार की तरफ से एक योजना बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी जो सबसे बड़ी जो अभी जो चिंता चल रही है, जो मंथन इस समय हो रहा है, तो केंद्र की जो दूसरी डीपीसी की जो टीम यहाँ पर आनी है, जिसमें दूसरे बारीकी यानी जो बृहद स्तर पर जो समीक्षा हो सकती है आपदा को लेकर, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। जल्द ही केंद्र की तरफ से टीम का गठन यहाँ पर किया जाएगा। टीम भी केंद्रीय अंतर मंत्रालय की टीम यहाँ टीम की तरह ही यहाँ पर आएगी, जो आपदा से जो नुकसान हुआ
उस नुकसान की बारीकी से समीक्षा करने का काम यहाँ पर करेगी। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफी कुछ नुकसान जो है उत्तराखंड में हुआ है, ऐसे में क्या ये फंड केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पुनर्निर्माण के लिए है या उससे पीड़ित परिवारों को भी सीधे लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा यहाँ पर करी है उसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो पीड़ित जो परिवार है, यानी जिन परिवारों के जिन परिवारों में से जिन परिवारों ने अपने किसी व्यक्ति को यहाँ पर खोया है, उन परिवारों को केंद्र की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाएगी। जो लोग इस आपदा में जो घायल हुए उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा जो 1200 करोड़ की जो आर्थिक पैकेज की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, उसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस बजट से राज्य में जो घरों को जो नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घरों का जो पुनर्निर्माण यहाँ पर होना है उस मद में पैसे खर्च करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जो राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान यहाँ पर पहुंचा है उन मार्गों को सही करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। स्कूलों का पुनर्निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही जो पशु हानि यहाँ पर हुई है, पशु जो घायल यहाँ पर हुए उनके लिए अतिरिक्त एक पशु जो किट होता है उस किट को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार इन सब चीजों के लिए कार्य योजना यहाँ पर बनाएगी और जल्द ही इन मदों में जो खासतौर पर जो पुनर्निर्माण के जो काम होने उन कामों को तेजी से करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय कैंतुरा इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां लाल कुआं क्षेत्र में गुरुवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 से 12 हाथियों का एक झुंड अचानक वार्ड नंबर 1 में पहुंच गया। तेज चिंगार और भारी आवाजों से नींद में सोए लोग जाग उठे और घरों से बाहर निकलकर देखा तो पूरा झुंड इलाके के प्राचीन मंदिर के पास पहुंच चुका था। करीब 1.5 घंटे तक ये हाथी मंदिर की परिक्रमा करते रहे और वहां खड़े होकर केले और पीपल के पत्ते खाते रहे। स्थानीय लोगों ने दोपहिया वाहनों के हॉर्न और शोर मचाकर किसी तरह हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। तब जाकर कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, समाज सेवी मुकेश कुमार ने बताया, ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में हाथियों का झुंड शहर में देखा गया। हालांकि गनीमत रही कि हाथियों ने कोई नुकसान नहीं किया और शांति से लौट गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रामनगर से है, जहां अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में लूटाबड़, शिवलालपुर, रिनुइया और चोरपानी क्षेत्रों में स्थित 3 अवैध मजारों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, ये सभी मजारें नाप भूमि यानी सरकारी जमीन पर बनी थी, जिस पर किसानों ने आपत्ति जताई। शिकायत के आधार पर उप जिला अधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर इन मजारों को हटाया। अब तक प्रशासन रामनगर में 20 से अधिक अवैध मजारों को हटा चुका है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि इससे उनकी जमीनों और अधिकारों की रक्षा हो रही है। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। प्रशासन की इस मुहिम से ये संदेश साफ है कि सरकारी जमीनों को संरक्षित रखना और उनकी प्राथमिकता है। इससे अवैध कब्जों पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है और लोगों में भरोसा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। देखिए, 3 अवैध धार्मिक संरचनाएं जो कि विभिन्न लोगों की काश्तकारों की भूमि पर निर्मित थी। काश्तकारों के द्वारा हमें अनुरोध किया गया था कि ये हमारी धार्मिक संरचनाएं हमारी भूमि पर हमसे बिना अनुमति के पहले से बनी हुई है, इन्हें हटाया जाना आवश्यक है। हमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इसलिए इसके तहत आज हमारे द्वारा स्वयं और पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से उन अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है। ये धार्मिक संरचनाएं जो है, एक लूटाबड़ में स्थित थी, एक शिवलालपुर रिनुइया में थी और तीसरी चोरपानी क्षेत्र में अवस्थित थी और जिनका कोई धार्मिक महत्व नहीं था। अभी तक लगभग 20 से अधिक धार्मिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है, जो कि अवैध तौर से स्थित। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बागेश्वर जिले से है, जहां कुलाऊ क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक सशक्त मुहिम शुरू की गई है। आपको बता दें, ग्राम
प्रधान बीना नेगी के नेतृत्व में महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और सैकड़ों ग्रामीणों ने नशा मुक्ति अभियान चलाते हुए शराब और चरस की बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध रूप से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जिससे सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है और घर घर में कलह और हिंसा की स्थिति पैदा हो रही है। ग्राम प्रधान बीना नेगी ने जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि उनके क्षेत्र में नशे का कारोबार तुरंत रोका जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो समस्त ग्रामीण सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। साथ ही नशा बेचने वालों को भी कड़ी हिदायत दी गई है कि वो तुरंत अपना ये अवैध धंधा बंद कर ले। अभी तो हम कर रहे हैं नवयुवक मंगल दल और महिला मंगल दल को देखते हुए गांव में नशा जैसे चरस हो गया, दारू हो गया, बिक रहा है गांव में, तो इसको थोड़ा बंद कराने के लिए एक मुक्ति अभियान चालू कर रहे हैं और यही हमारा आदेश है कि कोई ये बंद हो जाए। नशा मुक्ति अभियान तो आप लोग चला रहे हैं, अगर कोई बेचते हुए पाया गया तो उसके लिए आप लोगों ने मतलब कोई दंड कुछ नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं, जो कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, सीधे कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने। आपका शुभ नाम? मदन सिंह रावत। सर, हमारे गांव में जैसे नशा की वजह से बच्चों का मानसिक विकास बहुत वो हो रहा है, मतलब उसमें आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो नशा मुक्ति में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये इस गांव से ये नशा मुक्ति बंद हो जाए और यहाँ इस गांव में शराब ना बिके। इस वजह से हमने ये एक महिला मंगल दल का संगठन का रखा है और इसमें क्या कहते हैं नवयुवक मंगल दल और महिला मंगल दल और ग्राम प्रधान की सहमति से ये हो रहा है और हम चाहते हैं कि इस गांव में नशा मुक्ति हो जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर दिल्ली से है, जहां आज नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में कई प्रमुख राजनेता और गणमान्य अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें, नई दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थल पर आयोजित इस समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। उन्होंने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को बधाई दी। आपको बता दें, यह आयोजन संविधान के अनुशासन और लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक रहा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र से है, जहां एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें, एसीएमओ कार्यालय में कार्यरत एक ड्राइवर ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। घटना शिवलोक कॉलोनी की है, जहां आरोपी ने महिला पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर सीधे रानीपुर कोतवाली पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों की एक 8 साल की बेटी भी है, जिससे ये मामला और भी संवेदनशील हो गया है। इलाके में वारदात के बाद दहशत का माहौल है। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद को हत्या की मुख्य वजह मानी जा रही है। पुलिस जो है वो मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां मानसून की भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण प्रदेश की मुख्य 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं लगातार प्रयासों के बाद यात्रा को आंशिक रूप से सुचारू किया गया है, लेकिन यमुनोत्री धाम के मार्गों को होते हुए भारी नुकसान के कारण वहां यात्रा अभी भी बंद है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यमुनोत्री धाम के जिला अधिकारी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रशासन यमुनोत्री धाम के मार्गों की मरम्मत में जुटा हुआ है और कल से यात्रा पुनः शुरू कर दी जाएगी। सरकार न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रख रही है, बल्कि धामों के आसपास व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के हितों का भी ख्याल रख रही है। यात्रा पुनः सुचारू करने का उद्देश्य भी सभी हितधारकों के लिए लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की 4 धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं
और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहाँ पर हो रखी है उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहाँ पर रास्ते को खोला जाए। और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहाँ सुचारू किया जाए। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि कल से तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।